तो जैसे देखो कि फंक्शन दिया हुआ है आप लोगों को, क्या फंक्शन दिया हुआ था, साइन एक्स बराबर √2 अपॉन ए साइन पाई एक्स अपॉन ए। तो देखो इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये ग्राफ होगा और इसमें देखो ये इसका क्या है, पीक पॉइंट है। और प्रोबेबिलिटी किसी भी पार्टिकल की किसी वेव फंक्शन में पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो पी प्रोबेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, वेव फंक्शन साइन एक्स के ऊपर डिपेंड करती है, साइन मोड के होल स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करती है। तो मैंने ये पहले भी बताया था जब हमने प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक पढ़ा था, जो जब ये आप लोगों के स्टार्ट हो रही थी यूनिट, उसका सेकंड भाग स्टार्ट हो रहा था, तब मैंने बताया था कि कोई भी पार्टिकल है तो वो पार्टिकल अगर गतिशील अवस्था में है तो उससे रिलेटेड एक क्या होती है, वेव होती है, और उस वेव के अंदर पार्टिकल कहीं ना कहीं पे पाया जाता है, या फिर उसकी स्थिति क्या होती है, किसी न किसी जगह पे उस वेव के अंदर ही होती है। तो उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि जो पार्टिकल होता है उस पार्टिकल की सबसे अधिकतम पाए जाने की कंडीशन कौन सी होती है, कहाँ पे वो सबसे ज्यादातर पाया जाएगा, इस मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर, जहां पर तरंग फलन का मान अधिकतम होता है, जहां पर तरंग फलन का मान अधिकतम होता है वहां तरंग में कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी, अधिक होती है। मतलब अगर तो साइन के अंदर आप लोग यहाँ पे वैल्यू भी रखोगे तो ये पी जो है सबसे ज्यादा डिपेंडेंट किसके ऊपर होगा, एम्पलीट्यूड के ऊपर। कोई भी तरंग जो होती है जिसका जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होता है ना, उसी जगह पे क्या होता है पार्टिकल के, या फिर आप ये कह सकते हो कि वेव फंक्शन का जब सबसे मैक्सिमम पॉइंट होता है उस मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर एम्पलीट्यूड का मान अधिकतम होता है, या फिर आप ये कह सकते हो जो जो एम्पलीट्यूड पॉइंट होता है उसके ऊपर पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सबसे अधिकतम होती है। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इस वेव फंक्शन के अंदर जो ये साइन एक्स बराबर √2 अपॉन ए साइन पाई एक्स अपॉन ए दिया हुआ है, इस वेव फंक्शन के अंदर पार्टिकल के जो सबसे अधिकतम पाया जाएगा वो पोजीशन कौन सी होगी, जिस जगह पे पार्टिकल का क्या होगा, एम्पलीट्यूड सबसे अधिकतम होता है, पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी सबसे अधिक कहाँ पे होती है, वहां पर होती है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। तो देखो एक क्वेश्चन है जो मैंने दिया था जिसके अंदर वेव फंक्शन का मान क्या दे रखा था, कि तरंग का तरंग फलन क्या था, साइन एक्स बराबर ए एक्सपोनेंशियल माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, जब क्या हो x का मान क्या हो, माइनस इन्फाइनाइट से अधिक और इन्फाइनाइट के बीच में। मतलब अब आपको रेंज क्या दे रखी है, पार्टिकल के पाए जाने की रेंज, या किसके बीच में, ये वेव फंक्शन किस रेंज के बीच में, माइनस इन्फाइनाइट से लेके इन्फाइनाइट तक। मतलब इस प्रकार से कोई भी दो स्थिति मान लो, जो एक तो कहां पे माइनस इन्फाइनाइट और दूसरा इन्फाइनाइट, इसके बीच में क्या है, ये एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है। ये आप ध्यान रखो, जो ये एक्स स्क्वायर वाला जब भी टर्म आता है ना, तो ध्यान रखना उस फंक्शन को कैसा फंक्शन बोला जाता है, गॉसियन वेव फंक्शन बोला जाता है, गॉसियन, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसके बारे में वैसे आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, फिर भी ये ध्यान रखना एक्स स्क्वायर का जब भी आता है तो इसको गॉसियन वेव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। देखो साइन एक्स बराबर ए एक्सपोनेंशियल माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, जब क्या हो एक्स जहां पे पार्टिकल की पाए जाने की रेंज जो है वो कहां से कहां तक है, माइनस इन्फाइनाइट से लेके इन्फाइनाइट हो, तो तरंग के
प्रसामान्यीकरण नियतांक ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो प्रसामान्यीकरण, प्रसामान्यीकरण से क्या मतलब है, जहां पे प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, क्योंकि मैक्सिमम जो प्रसामान्यीकरण की कंडीशन कब आती है, जब किसी भी पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम कितनी होती है 1 के बराबर होती है, तो उस कंडीशन में वो कौन सी कंडीशन कहलाती है, उस पार्टिकल की प्रसामान्यीकरण स्थिति। क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है साइन स्टार एक्स साइन एक्स dx के ऊपर डिपेंड करती है, और इसका जो मैक्सिमम मान होगा वो क्या होगा 1 होता है, और यही कंडीशन क्या कहलाती है प्रसामान्यीकरण स्थिति कहलाती है, प्रतिबंध होता है। ठीक है, तो यहां पर जब प्रोबेबिलिटी, ध्यान रखना प्रसामान्यीकरण कंडीशन कौन सी होगी, जब प्रोबेबिलिटी का मान क्या हो मैक्सिमम हो उस कंडीशन के अंदर। अब देखो प्रसामान्यीकरण स्थिति हमने पहले से हमको मालूम है, प्रसामान्यीकरण शर्त, प्रसामान्यीकरण शर्त क्या होती है, अभी मैंने बताई साइन स्टार एक्स साइन एक्स dx इजिकल्स टू क्या होता है 1 के बराबर होता है। अब देखो यहां पर कहां से कहां तक की रेंज है, माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक की रेंज है। यहाँ पे इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट के बीच में होगा। अब देखो जब आप वैल्यू पुट करोगे उससे पहले एक चीज और कि ये जो वेव फंक्शन है ये कैसा वेव फंक्शन है, रियल वेव फंक्शन, वास्तविक तरंग फलन है। तो उस कंडीशन में ये इसका कॉन्जुगेट भी क्या होगा, वो भी इसी के समान होगा या इसी के जैसा होगा। तो यहाँ पे जो ये वेव फंक्शन होगा उसके अंदर जब आप साइन स्टार एक्स और साइन एक्स का मान रखोगे तो उस कंडीशन के अंदर ए स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर dx इसके बराबर होगा 1 के बराबर। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ए एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर dx इसके बराबर हो गया 1 के बराबर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर dx इक्वल टू क्या है 1। ठीक है, अब देखो ये इंटीग्रेशन जो है, इस इंटीग्रेशन को कौन सा इंटीग्रेशन, किस इंटीग्रेशन के समान है, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। कैसा इंटीग्रेशन है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, जैसे आप हिंदी में क्या बोलते हो मानक समाकलन। और जो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन जो होते हैं उनकी क्या होती है, पहले से ही कुछ फिक्स वैल्यू जो होती है वो ज्ञात की गई होती है, वो उसी के ऊपर उससे हमेशा उस टाइप का इंटीग्रेशन है तो हमेशा क्या होगी उसी के रूप में हमें क्या मिलेगी, उस इंटीग्रेशन की वैल्यू मिलेगी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है जो मानक समाकलन जो होता है इस टाइप का, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स इसके बराबर होता है रूट पाई अपॉन अल्फा के बराबर। किसके होगा, रूट पाई अपॉन अल्फा के बराबर होगा। अब देखो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर अल्फा किसके बराबर है, अल्फा बराबर है 1 अपॉन ए स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो अल्फा 1 अपॉन ए स्क्वायर के बराबर है, तो इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन करोगे तो इक्वेशन क्या मिलेगी, इनटू रूट पाई कोष्ट में नीचे क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर इजिकल्स टू क्या होगा 1। ठीक है, तो ए स्क्वायर इजिकल्स टू क्या आएगा ए रूट
ए स्क्वायर बराबर 1/a² पाई। तो यहाँ पे a का मान किसके बराबर आ जाएगा? 1/a की पावर 1/2 पाई की पावर 1/4। या फिर इसे क्या बोल सकते हैं? a की पावर -1/2 पाई की पावर -1/4। ठीक है ना? ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो मैंने करने के लिए दिया था, किया किसी ने भी नहीं, नॉर्मल सी चीज थी, यहां तक तो सब लोग कर ही सकते थे। उसके बाद में था कुछ भी नहीं, आप लोगों को इतना सा ही करना था। इस माइनर इंटीग्रेशन का क्या करना था? इस माइनर इंटीग्रेशन को इस इंटीग्रेशन से क्या करना था? कंपेयर करके वैल्यू क्या निकालनी थी? √π/, के रूप में निकालनी थी। और पुट करके क्या निकालना था? प्रसामान्यीकरण नियतांक का मान ज्ञात करना था, जो कि किसके बराबर आ रहा है? a बराबर 1/a की पावर 1/2 पाई की पावर 1/4, या फिर a की पावर -1/2 पाई की पावर -1/4 के रूप में आ रहा है। देखो इसी के जैसा ही है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है उसमें, पर उसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी के लिए थोड़ी सी लिमिट चेंज कर दी जाती है। तो उस कंडीशन में कैसे करोगे वो देखो। एक विमीय 2 लित्र, यहाँ पे 2 लित्र का मतलब आप समझ लो इंग्लिश वाले ऑसिलेटर है का मूल ऊर्जा स्तर में तरंग फलन क्या है? साई एक्स बराबर क्या है? सी एक्सपोनेंशियल -k∆2 x²। जब क्या है, x का मान कहां से कहां तक है? -∞ से x∞। यहाँ c तथा अल्फा क्या है? नियतांक है। c तथा अल्फा क्या है? नियतांक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है? प्रसामान्यीकृत फलन के लिए इसका c का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए तथा 0x∞ परास या क्षेत्र में 2 लित्र के पाए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ भी नहीं है, वही की वही सेम कंडीशन है। यहाँ से ये -∞ से ∞, तो इन दोनों के मध्य का बिंदु कौन सा होगा? 0। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जब पार्टिकल इस रेंज के अंदर है, -∞ से ∞ के अंदर ऑसिलेशन कर रहा है या फिर गति कर रहा है, तो उस कंडीशन में पूछा है कि इस क्षेत्र के बीच में 0 से लेके ∞ के बीच में इस पार्टिकल के पाए जाने की एक तो आपको प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है, दूसरी आपको ये ज्ञात करनी है कि इस पूरे क्षेत्र के अंदर हम वेव फंक्शन को किससे साइन एक्स बराबर एक्सपोनेंशियल -α² से जो व्यक्त कर रहे हैं, उसके अंदर इस पार्टिकल के जो वेव फंक्शन है उसका प्रसामान्यीकरण नियतांक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट सी जो है उसका क्या मान होगा वो भी हमें ज्ञात करना है। क्योंकि अगर हमें सी नहीं मालूम होगा तो उस कंडीशन में हम प्रोबेबिलिटी भी ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो सबसे पहले किसका मान ज्ञात करते हैं? सी का मान ज्ञात करते हैं। तरंग के प्रसामान्यीकरण शर्त से -∞ से ∞ साई एक्स dx किसके बराबर होता है? 1 के। तो यहां से क्या आएगा? c²
एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट वापिस माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट सी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस के 2 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx किसके बराबर होगा 1। अब देखो फिर से इसके अंदर क्या आ गया, वही का वही मानक इंटीग्रेशन, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। कौन सा इंटीग्रेशन यूज होगा, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। और स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन जो है इस वाला फॉर्मेट वही पिछला वाला इंटीग्रेशन, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर सॉरी अल्फा एक्स स्क्वायर dx किसके बराबर होता है रूट पाई अपॉन अल्फा के बराबर होता है। अब देखो यहाँ पे चेंज इतना सा है कि जो अल्फा है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जब सॉल्यूशन करोगे तो क्या आएगी इक्वेशन सी स्क्वायर रूट पाई अपॉन 2 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, सी बराबर क्या आ जाएगा, सी बराबर आएगा आपके रूट 2 या फिर इस प्रकार से लिख दो 2 अल्फा स्क्वायर अपॉन पाई की पावर 1/4। ठीक है, ये क्या आ गया, इसका इंटीग्रेशन आ गया। इसमें क्या पाई अपॉन 2 अल्फा स्क्वायर, अल्फा की जगह पे उस इक्वेशन से अगर कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे अल्फा की जगह पे क्या आ रहा है 2 अल्फा स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा इसके 2 अल्फा स्क्वायर आएगा। दूसरी तरफ ट्रांसफर करोगे तो सी बराबर क्या हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर अपॉन पाई की पावर 1/4। तो अब वेव फंक्शन आपका जो प्रसामान्यीकृत वेव फंक्शन है उसका मान क्या हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर अपॉन पाई की पावर 1/4 एक्सपोनेंशियल माइनस के अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका वेव फंक्शन हो गया किस रेंज में, माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक के बीच में। ये क्या होगा इसका वेव फंक्शन होगा। अब आपको क्या करना है, किस रेंज के बीच में पूछा है, 0 से लेके इनफाइनाइट रेंज के बीच में आपको क्या पूछा है, पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। ठीक है, तो वो प्रोबेबिलिटी भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अतः क्षेत्र 0x a इनफाइनाइट के बीच पार्टिकल या फिर गोलित्र के पाए जाने की प्रायिकता। तो यहाँ पे प्रायिकता P बराबर क्या होगी, 0 से इनफाइनाइट रेंज कहां से कहां पे दी हुई है, 0 से इनफाइनाइट तक दी हुई है px dx, क्योंकि यहाँ पे px प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है साइन स्टार एक्स साइन एक्स की होती है। और अगर हमें किसी रेंज के बीच में इसका मान ज्ञात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस रेंज के बीच में इसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे p बराबर क्या हो जाएगा px dx, तो ये वैल्यू जो वापस आएगी वो आपके क्या आएगी 0 से इनफाइनाइट 2 अल्फा स्क्वायर अपॉन पाई की पावर 1/2 एक्सपोनेंशियल माइनस के अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डॉट एक्सपोनेंशियल माइनस के अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx। p बराबर क्या होगा 2 अल्फा स्क्वायर अपॉन पाई की पावर 1/2 0 टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस 2 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx। अब देखो मानक इंटीग्रेशन जो आपने पढ़ा था वो उसकी रेंज तो कहां से कहां तक थी, उसकी रेंज माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट थी, परंतु इसकी रेंज इस इंटीग्रेशन की कहां से कहां तक है 0 से इनफाइनाइट है। ये भी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, तो इसका डायरेक्ट मान ज्ञात नहीं कर सकते, जो फॉर्मूला है उसके अंदर पुट करके मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी रेंज को कहां से कहां पे बदलना पड़ेगा, माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक बदलना पड़ेगा। तो आपने जो सिमेट्रिक इंटीग्रेशन है उसको पढ़ा होगा, सिमेट्रिक इंटीग्रेशन के अंदर
ये तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट वाला इंटीग्रेशन होता है, उसको हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके किस में बदल सकते हैं, 0 से इनफाइनाइट के अंदर बदल सकते हैं। तो 0 से इनफाइनाइट वाले इंटीग्रेशन को सिमेट्रिक इंटीग्रेशन में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 1/2 से, और वो किस में बदल जाता है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के अंदर बदल जाता है। तो इस मान को क्या करोगे, इस इंटीग्रेशन के रूप में जो आप देख रहे हो ये वाला फॉर्मेट है, वो वाला फॉर्मेट किसके ऊपर भी अप्लाई करोगे, इस वाले फॉर्मेट पे अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है उसके अंदर भी इंटीग्रेशन की रेंज कहाँ से कहाँ पे चेंज हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट में। तो क्या आ जाएगा 2 अल्फा अपॉन पाई की पावर 1/2 मल्टीप्लाई में क्या आएगा 1/2 माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस 2 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। फिर से यहाँ पे आप देखोगे तो ये इंटीग्रेशन पुराने वाले इंटीग्रेशन जैसा है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी किसके बराबर होगी, रूट पाई अपॉन 2 अल्फा स्क्वायर के। तो यहाँ पे p बराबर क्या आएगा 2 अल्फा स्क्वायर अपॉन पाई की पावर 1/2 इंटू 1/2 इंटू पाई अपॉन 2 अल्फा स्क्वायर की पावर 1/2। एक दूसरे के ऑपोजिट है तो दोनों से ये दोनों कट जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/2। मतलब दिए गए वेव फंक्शन में दी गई रेंज के अंदर जो पार्टिकल है उसके पाई जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 या हाफ होती है, इतना ध्यान रखना।